हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सब अपनी कर देते। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको पता होना चाहिए आपकी बीएड परीक्षा 2026 का आपकी तरफ से डेली बेसिस पे रेगुलर करवा देते हो। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से के क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हो साथियों। आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए, और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। 76 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। ऑप्शन जो का बी दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का विचार जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, जिसे उनके सहयोगी एओ ह्यूम ने मूर्त रूप दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका साथियों 77 नंबर क्या पूछा गया है? ध्यान से देखेंगे। गदर पार्टी के संस्थापक थे कौन, बताइए। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर होगा लाला हरदयाल। ऑप्शन जो सी देगा आपका सही उत्तर होगा लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भकना के प्रयासों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य जो है भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए गदर पार्टी ने जो है गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। चलिए 78 नंबर प्रश्न है, ध्यान से। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो उस समिति का नाम था आपका हंटर कमीशन, ठीक है। ऑप्शन आपका बी दिया गया राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 79 बताइएगा सही जगह। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब, बताइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था वर्ष 1931 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी दिया गया साथियों, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 1931 में तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से जो है गांधी जी एवं इरविन के मध्य जो है 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई, और 5 मार्च 1931 को अस्पष्टता एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जो है जाना जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 80 नंबर पूछा गया है, क्या ध्यान से देखेंगे। सर टॉमस रोल ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की जो है अनुमति प्राप्त की थी? सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की जो है अनुमति प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे जहांगीर ने, ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। सर टॉमस रो ने जो है जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। 81 81 में सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है, बताइए। सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है? तो सांख्य दर्शन से संबंधित व्यक्ति का नाम है कपिल मुनि, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन, बताइए। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन? तो इसके अध्यक्ष थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन जो का सी दिया गया है सही उत्तर होगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका क्या है 83 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या होती है? उपनिषदों की विषय वस्तु क्या होती है? तो उपनिषदों की विषय वस्तु जो है आपकी दर्शन होती है, ठीक है। ऑप्शन जो ये दिया गया है साथियों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद जिसका शाब्दिक तात्पर्य है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना, ठीक है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसमें वैदिक चिंतन एवं दर्शन का चरमोत्कर्ष मिलता है, और इसका मुख्य प्रतिपाद ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मा ज्ञान
है जो दार्शनिक विषय है, ठीक है। 84 84 नंबर बताइएगा सही तो गौतमी पुत्र सातकड़ी किस वंश का शासक था, बताइए। गौतमी पुत्र सातकड़ी जो है किस वंश का शासक था? ये जो है शासक था हमारा सातवाहन वंश का, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा सी दिया गया सही तो गौतमी पुत्र सातकड़ी जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था, ठीक है। चलिए 85 85 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। फायान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान जो है देखा जाएगा साथियों तो हमारा चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन जो सी दिया गया सही उत्तर होगा। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 86 नंबर है अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या, बताइए। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? तो अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल देखा जाएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पहली शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा ए दिया गया है सही उत्तर अजंता की गुफाएं आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। तो अजंता की प्राचीनतम चित्रकला का जो काल है पहली शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 87वां प्रश्न सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान जो है सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही को चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चाहिए होगा मैं आपको स्क्रीनशॉट ले ले, मैं भी बोल देता हूँ, ठीक है। मेगास्थनीज जो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। मेगास्थनीज जो है मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। फायान जो है चंद्रगुप्त वंश, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासनकाल में जो है भारत आया था मेगास्थनीज, और फायान जो है गुप्त वंश यहाँ पे कौन था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। ये भी जो है चंद्रगुप्त के, लेकिन ये मौर्य वंश है, ये गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। और वेनसांगा जो है पुष्यभूति वंश के शासनकाल में, उस समय कौन सा शासक था? हर्षवर्धन था, ठीक है। मेगास्थनीज जो है मौर्य वंश के काल में जो है भारत आया था। फायान जो है गुप्त वंश के शासनकाल में भारत आया। वेनसांगा जो है पुष्यभूति वंश के शासनकाल में भारत आया था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे, बताइए। उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे? तो उत्तर रामचरित के लेखक की अगर बात करेंगे भवभूति हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन जो का सी दिया गया सही उत्तर होगा। उत्तर रामचरित के लेखक आपके भवभूति, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। चलिए 89 89 नंबर है अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे कहाँ पे, बताइए। अशोक के 14 शिलालेख कहाँ पे पाए गए थे? तो अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे साथियों गिरनार में, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा भी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ में जूनागढ़ के समीप जो है गिरनार की एक पहाड़ी है, ठीक है। यहीं पर जो है अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथी 90 नंबर। तद्भव शब्द है क्या? कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द इसमें से देखा जाएगा सूर। सूर हमारा एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए 91 नंबर जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए एक शब्द का, जो नम्रता से बोलता हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसको मृदुभाषी कहते हैं, ठीक है। जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए एक शब्द आपका मृदुभाषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे आपका है 92 नंबर। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था, बताइए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो यह था साथियों एक खैराती अस्पताल, ठीक है। ऑप्शन जो ए बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा जो है एक खैराती अस्पताल था, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। 93 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? जो है साथियों सबसे पहले मिलता है हमारा ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन जो सी देगा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है आपका 94 नंबर प्रश्न पूछा गया है अकबर की इच्छा अनुसार किसने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, बताइए। रामायण की फारसी में अनुवाद किसने किया था अकबर की इच्छा अनुसार? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। बदायूनी
अकबर को कोसता था, क्योंकि अकबर के कारण जो है उसे हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखने पड़ते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों। 95वां प्रश्न क्या देगा? चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था, क्या बताइए? चंपारण में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो देखिए, 3/20 भूभाग पर जो है नील की खेती करना था। ठीक है, 3/20 भूभाग पर जो है नील की खेती करना तीन गठिया प्रथा का जो है तात्पर्य था। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए 96वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो व्यापारिक बैंक को तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का को जो है ऋण प्रदान करना। तो ऑप्शन जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाबार्ड बैंक का जो प्रमुख कार्य है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए 97वां प्रश्न ध्यान से। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत क्या होता है? यानी कि जब आगम कीमतें स्थिर हो और बाह्य मितव्ययताएं न हो, उद्योग पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा? यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत क्या होता है? तो देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आपका जो है सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को? पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो है सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन जो आपका सी दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 98वां प्रश्न क्या है? एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है, कैसे बताइए? एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन कैसे बनता है? यह बनता है साथियों दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। ठीक है, याद रखिएगा। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्म का दीर्घकालीन संतुलन दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में बनता है, क्योंकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्म जब सामान्य लाभ कमाती हैं तो भी इष्टतम से कम आकार की होती हैं और अतिरिक्त क्षमता के अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए और 99वां प्रश्न पूछा गया, ध्यान से देखेंगे बताएंगे राइट आंसर। चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का नाउन वर्ड क्या होगा? तो स्ट्रॉन्ग का नाउन वर्ड देखा जाएगा तो आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का नाउन वर्ड हमारा स्ट्रेंथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए 100 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से। गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। तो डेट, डेट हमारा क्या है? प्रोनाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। बाकी क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपनी प्रैक्टिस को आप लोग जारी रखेंगे, रिवीजन करते रहिएगा। बाकी अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई query होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं उसके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।